जय हिंद। आज समझते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। किसी संस्था के लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने तथा साथ ही इसके विपणन को पूरा करने के लिए किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स उसे कहते हैं जब किसी संस्था के आवश्यकताओं की संतुष्टि, जब किसी बाजार में किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसकी उस आवश्यकता की जब संतुष्टि की जाती है, जब कंज्यूमर खरीदता है, कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसको कंज्यूम करने के बाद जब ज्यादा से ज्यादा उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उसके बाद कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स होने के लिए सबसे पहले 4 चीजें की जरूरत है। पहला पॉइंट है इसमें कि प्राइस। सबसे पहले हमको किसी प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमको उसका प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, उसका प्राइस क्या होगा। उसके बाद हमको प्लेस फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा किस स्थान पे इस वस्तु की ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, तो उसके हिसाब से हमको उस स्थान पे अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। उसके बाद है प्रोडक्ट। हमको ये पता करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की जरूरत, जो हमारा कस्टमर है उसको ज्यादा से ज्यादा कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे और प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम अपने कस्टमर को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद है प्रमोशन। हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जो हमारा कंज्यूमर है उसको पता चले और ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे, खरीदे, सेटिस्फाइड हो, ताकि हमारी जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाए। जब ये 4P सारे चारों को चारों कंप्लीट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स को 2 भागों में बांटा गया, वो देख लेते हैं कौन कौन से 2 भाग है। सबसे पहला अनकंट्रोल फैक्टर और दूसरा है कंट्रोल फैक्टर। इस 2 भागों में मार्केटिंग मिक्स को बांटा गया है। अनकंट्रोल फैक्टर उसे कहते हैं कि जिन संस्था में शक्तियों का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, मतलब शक्ति बाहर होती है, तो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल फैक्टर। और कंट्रोल फैक्टर उसे कहते हैं जिन संस्था में पूर्ण तरीके से शक्ति नियंत्रण में होती है उस संस्था के, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल फैक्टर। अब अनकंट्रोल फैक्टर में इसमें पहला पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है हमेशा चेंजेस होता रहता है। उसकी डिमांड, उसकी नीड, उसकी वांट, उसकी डिजायर, उसकी इच्छा, उसकी आवश्यकता में हमेशा चेंजेस होता रहता है। तो हमको ये पता करना, कंज्यूमर के हिसाब से हमको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा और बना के तब कंज्यूमर को मार्केट में हमको उतारना पड़ेगा, क्योंकि नीड हमेशा कंज्यूमर की बदलती रहती है, उसकी वांट हमेशा बदलती रहती है। उपभोक्ता की पसंद, हमको ये पता करना पड़ेगा जो हमारा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कौन सी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहा है, कैसी उसको जो प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट चाहिए। इसके लिए हम मार्केटिंग रिसर्च करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। प्रोडक्ट को बनाने के बाद तब हम मार्केट में उतारेंगे। उसके बाद इच्छा, वो कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा वरीयता देता है, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, तो उसके हिसाब से हम ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, डिजाइन करेंगे, बनाएंगे को हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कस्टमर वरीयता दे और उसको, वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। जब वो वरीयता देता है तो कौन सी संस्था को प्रोडक्ट के कौन, मान लीजिए कि मैं सेंट बना रहा हूँ, तो सेंट तो काफी सारी कंपनी बना रही है, तो सेंट जब बना रही है वो मार्केट में सेल कर रही है, तो अगर 10 कंपनी है सेंट की, तो सबसे ज्यादा जो हमारा कंज्यूमर है कौन से सेंट कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। कंपटीशन, हमको ये भी पता करने को पड़ेगा कि जो मार्केट में हमारे कंपटीटर कितने हैं, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ज्यादा ज्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितने हमारे कंपटीटर है, उनकी मार्केट में क्या स्थिति है, उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे।
विपणन नीति, हमको मार्केटिंग करने के तरीके पे भी हमको लगातार चेंजेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो ऑडियंस, हमारे जो कंज्यूमर है, वो लगातार उनकी नीड और वांट बदलती रहती है। तो इसलिए हमारे जो मार्केटिंग करने के तरीकों को भी हमको लगातार चेंजेस करना पड़ेगा। उत्पाद के गुण, हमको हमेशा अपने उत्पाद के गुण मतलब अपने अपने उत्पादों की क्वालिटी को हमेशा अच्छे से अच्छे बनाना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे अपनी क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा, ताकि हम मार्केट में सरवाइव कर पाए। उसके बाद मार्केट की जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको सही मूल्य पे भी हमको रखना पड़ेगा, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसको खरीदे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा। मार्केटिंग सिस्टम, बाजार व्यवस्था, हमको बाजार व्यवस्था की पता करने का पड़ेगा कि आ, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो मासेस है, हमारी जो ऑडियंस है, जो मासेस है, कौन से बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा हमको उस प्रोडक्ट को सेल करने में आसानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हमको प्राप्त हो जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हमको मिल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम पता करने के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। मध्यस्थों की श्रृंखला, हमको मिडिल मैन की श्रृंखला को पता करना पड़ेगा, हमको उसको अपने मिडिल मैन को चैनलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चर माल को जब प्रोडक्शन कर देता है, मैन्युफैक्चरिंग कर देता है, तो उसको एक चैन बनाना पड़ेगा, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंच पाए। तो उसको सबसे पहले माल बनाने के बाद होलसेलर के पास देना पड़ेगा, होलसेल रिटेलर को देगा, रिटेल फिर लास्ट में कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करेगा। तो इसी को बोलते हैं मध्यस्थों की श्रृंखला। स्टोरेज, भंडारण, हमको अपने माल को स्टोर करने के लिए भी उसकी भी सुविधा हमको होनी चाहिए, ताकि जब डिमांड आए तो हमारे पाइपलाइन में वो प्रोडक्ट हो, माल हो, ताकि हम बहुत जल्दी से जल्दी जो डिमांड आने पर उसकी सप्लाई कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए। तो स्टोरेज के लिए भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए। परिवहन की व्यवस्था, हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी पता करना पड़ेगा कब कि हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कौन सा परिवहन व्यवस्था सबसे अच्छा सही है। हमारा जो प्रोडक्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, उसके लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सही रहेगा। बाई रोड जाएंगे या बाई प्लेन जाएंगे, बस बाई ट्रक जाएंगे या बाई ट्रेन जाएंगे या बाई शिप जाएंगे। तो हमको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से और किस जगह पे हम अपने प्रोडक्ट को ले जा रहे हैं, किस जगह उस प्रोडक्ट की किस जगह पे डिमांड है, उसके हिसाब से हमको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मध्यस्थों के परिश्रम की व्यवस्था, जो मिडिल मैन है उसके जो परिश्रम, उसकी जो सैलरी है, उसको भी हमको सही टाइम पे उपलब्ध कराना पड़ेगा, ताकि हमारे जो मिडिल मैन है वो अच्छे से अच्छे काम कर सके और हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रूल, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी को बनाता है या किसी प्रोडक्ट को सेल करता है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन भी है। तो उसके अनुसार हमको अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, डिज़ाइन करनी पड़ती है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, अपने प्लांट को लगाना पड़ता है और उनके हिसाब से सारी प्रक्रिया को फॉलो अप करना पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन भी होता है, उसके अंडर ही हमको काम करना पड़ता है। इंडस्ट्री पॉलिसी, जब भी एक व्यक्ति इंडस्ट्री लगाता है तो उस इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि हमको कहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को लगाना है। उस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने के लिए हमको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ईजी, लाइट, बिजली, पानी कहाँ से कम सही, और रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पे सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में अंडर के आता है। तो वो सब भी हमको फॉलो करना पड़ता है।
हमको ये सारी चीजें भी पता करनी पड़ती है। एंड प्राइस पॉलिसी, जो गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी भी फिक्स कर रखी है किसी प्रोडक्ट का कि उससे ज़्यादा हम अपने प्राइस को हाई करके नहीं बेच सकते, तो ये सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो उसको प्राइस पॉलिसी भी को भी हमको फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस एक मार्केटिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करती है, एक रूल और रेगुलेशन बनाया गया है कि हमारी जो बिजनेस है और मार्केटिंग पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि जो हमारा कंज्यूमर है उसको हम ऐसा मार्केटिंग नहीं करें कि हम उसमें ऐसा वादा कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट को लेकर कोई झूठ बोल रहे हैं या ऐसा हम बता रहे हैं कि वो रियलिटी में वैसा प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। पैकिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट के तरफ से पैकिंग पॉलिसी बनाई गई है कि हमको जो हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चर करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट का अच्छे से पैकिंग कर सके, ताकि और अच्छे से पैकिंग करने के बाद उसकी अच्छे से डिजाइनिंग करने के बाद उसमें सही तरीके से प्राइस लिखे हो और उसमें चीज़ मिलके वो प्रोडक्ट को बनाया गया है, ये सब सारी चीज़ें भी उस पर होनी चाहिए। और पैकिंग पे उस पर डिजाइन भी सही तरीके से होना चाहिए, लोगो भी सही तरीके के होने से ऐसी पैकिंग पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, पैकिंग नहीं होना चाहिए को जो कि हमारे कस्टमर को गलत इंडिकेट करता हो। ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को भी लागू करती है ताकि हम जब व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी बनाया जाता है कि उसके अंडर में रह के हम अपने व्यापार को कर पाए। जैसे हम एक देश से दूसरे देश पे जब हम व्यापार को करते हैं तो उसको करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो सब भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है और उसके हिसाब से हमको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना पड़ता है। बिजनेस पॉलिसी, हमको बिजनेस पॉलिसी भी निर्धारण करनी पड़ती है कि हमारी जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो किस प्रोडक्ट का बिजनेस है और कौन से कंज्यूमर के लिए बनाया गया, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट की जो बिजनेस पॉलिसी होती है या जो हमारी बिजनेस पॉलिसी होती है तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से मैच करती है कि नहीं, उसके हिसाब से हमको पॉलिसी को बनाना पड़ता है और आगे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट कंट्रोल फैक्टर था, कंट्रोल फैक्टर को देख लेते हैं। कंट्रोल फैक्टर में हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे इसमें प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, प्राइस रिलेटेड फैक्टर और प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड फैक्टर और है प्रमोशन रिलेटेड फैक्टर, ये 4 फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में हम ये जानते हैं सबसे पहले हमको प्रोडक्ट की जो कलर है, प्रोडक्ट के कलर को हमको कंज्यूमर के उसकी साइकोलॉजी के अनुसार हमको उसके प्रोडक्ट को के कलर को हमको डिजाइन करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कंज्यूमर है उस कलर से अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। उसके बाद है प्रोडक्ट के डिजाइन, हमको ऐसा प्रोडक्ट का डिजाइन पड़ेगा ताकि देखने में सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे, उसमें सारी चीज लिखे हो ताकि हमारे जो कंज्यूमर है उसको दूर से भी हमारे प्रोडक्ट को देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्ट हो और पास आए और सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो ताकि उसको हमारे जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट को खरीदने में और कंज्यूम करने में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा है। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट का आकार, उसका साइज क्या होगा, प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या मीडियम में होगा, कितना वेट का होगा, ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कौन से क्वालिटी का, प्रोडक्ट ए क्वालिटी का, बी क्वालिटी का, सी क्वालिटी होगा, तो हमको अच्छे से जब प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा।
प्रोडक्ट का ब्रांड, उत्पाद का ब्रांड भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ब्रांड एक तरीके का किसी प्रोडक्ट का चिन्ह होता है, साइन मार्क होता है, उससे हमारा जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट को पहचानने में उसको आसानी होती है। और जब एक बार ब्रांड बन जाता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंज्यूमर क्या खरीदते हैं उस ब्रांड के प्रोडक्ट को। तो हमको ऐसे प्रोडक्ट ब्रांड का निर्धारण करना पड़ेगा ताकि वो बहुत ही अच्छा हो, सुटेबल हो और ऐसा नाम हो या ऐसा साइन हो ताकि हमारे जो कंज्यूमर है उसको जल्दी से जल्दी याद कर सके। उत्पाद की श्रृंखला, हमारा जो उत्पाद है बन के तैयार हो जाएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए कितने डिस्ट्रीब्यूशन में उसको चैनलाइज किया जाएगा। जैसे सबसे पहले वो उत्पाद को मैन्युफैक्चर करने के बाद हम होलसेल के पास भेजते हैं, होलसेल रिटेलर के पास भेजता, रिटेलर कंज्यूमर के पास भेजता। तो इस प्रोसेस को हम श्रृंखला कहते हैं। तो ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से श्रृंखला से, कौन से चैनल से हमारा जो प्रोडक्ट है लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा। उत्पाद की विविधता, विविधता मतलब होता है अलग अलग। कोई एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट को डिश बनाता है लेकिन उसी प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग करता है। क्यों? क्योंकि सेम प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो अलग अलग है। जैसे कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, कोई ग्लास को बनाता है तो क्या करेगा, एक ग्लास को 800 रुपये में बेचेगा, एक ग्लास को 400 रुपये, एक ग्लास को 300 रुपये में बेचेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट की विविधता। तो हमको प्रोडक्ट के क्वालिटी के हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से प्रोडक्ट की विविधता को भी अलग अलग करना पड़ेगा ताकि जो हमारा कंज्यूमर है उसको खरीदने में आसानी हो और उसको पहचानने में भी आसानी हो और हमारे माल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने में भी आसानी हो। उत्पाद की गारंटी एवं आश्वासन, हम जो अपने उत्पाद को बेचते हैं तो उसकी गारंटी भी देते हैं कि अगर कोई उत्पाद खराब हो जाता है तो हमारा जो कंज्यूमर है उसको वापस कर सकता है। तो हम उसके बदले दूसरा उत्पाद हम उसको दे देते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि ऐसा ही होगा। आफ्टर सेल सर्विस, हम आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। आफ्टर सेल सर्विस में कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो हम उसको सॉल्व करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च करते हैं हम इसलिए ताकि मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड हमेशा बदलती रहती है, उनकी रुचि हमेशा बदलती रहती है। तो इसलिए फैशन में भी हमेशा चेंजेस होता रहता है। तो इसलिए मार्केट रिसर्च करते हैं कि और नए उत्पाद को हम मार्केट में लॉन्च कर सकें और जो नए कस्टमर हैं उनकी डिमांड क्या क्या हुई है वो पता किया जा सके। प्राइस रिलेटेड फैक्टर में संस्था का वर्तमान मूल्य नीति, कि मान लीजिए कोई एबीसी लिमिटेड है, 20 साल स्टार्टिंग में किसी प्रोडक्ट को बनाई थी तो वो प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेची थी, लेकिन 20 साल बाद भी क्या उसी प्रोडक्ट को 20 रुपये में बेचती है या 100 रुपये में बेचती है या 500 में बेचती है। तो हम संस्था का जो प्रोडक्ट का जो मूल्य निर्धारण है उसका भी पता करेंगे कि उसका प्राइस बढ़ा है या घटा है। और नीति में हमेशा चेंजेस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की जो हमारा कंज्यूमर उसकी डिमांड हमेशा चेंजेस होती रहती है। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो हम प्राइस को बढ़ा देंगे और डिमांड घट गई तो हम प्राइस को घटा देंगे। तो उसके हिसाब से भी हम प्राइस की नीति में भी चेंजेस करते रहते हैं। संस्था के उत्पादों का मूल्य स्तर में भी वृद्धि होती रहती है। कभी उसके उत्पाद की मूल्य स्तर में कमी हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे संस्था की मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे डिमांड घटेगा जो उसका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस में कमी हो जाएगा। छूट एवं बट्टू संबंध नीति, जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है उसके बदले छूट भी देती है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इसके बदले ये प्रोडक्ट फ्री मिले। जैसे मान लीजिए मैं ग्लास खरीदता हूँ तो उसके बदले
मुझे एक पेंसिल या मुझे एक व्हाइटनर फ्री मिलेगा। तो इस ये कंपनी इसलिए करती है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए और कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाए। संस्था की उधार नीति। जब कोई संस्था किसी प्रोडक्ट को बाजार में सेल करती है या होलसेल में किसी प्रोडक्ट को देती है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने उधार को दे सकती है। जैसे एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, तो उसकी कैपेसिटी है कि वो 20 लाख का उधार दे सकती है। उसकी तो 20 लाख का ही उधार दे, उससे अगर ज़्यादा उधार देगी तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी नीति निर्धारण किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि जो संस्था है कितना उधार माल दे सकती है, ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना अच्छे तरीके से कर पाए। संस्था की प्रदत्त उधार अवधि। प्रदत्त मतलब होता है कि जो कोई संस्था किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को उधार देती है तो कितने समय में वो उधार लेती है। जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी है जो होलसेलर को क्या करती है, 50 लाख का या 75 लाख का माल उधार देती है। तो ये भी डिसाइड करेगी कि हमको 6 महीने या 8 महीने में ये सारा का सारा हमको पैसा चाहिए। तो उसकी उधार नीति को भी हमको पता करना पड़ेगा। जहाँ से हम माल ले रहे हैं वो कितने समय अपने उधार को लेगा, अपने पैसे को रिकवर करेगा। मूल्य निर्धारण पर सरकारी नीति एवं कानूनों का प्रभाव। जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है तो वो अपने प्राइस को ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो नहीं रख सकती। तो हम सरकार की नीति को ही फॉलो करेंगे और सरकार की जो नीति है उसके अंडर में अपने प्राइस को रखेंगे। तो प्राइस को रखने के लिए सरकार की नीति भी किसी कंपनी के ऊपर प्रभाव डालती है। मूल विभेदीकरण। एक कंपनी में अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, जैसे मार्का का मैन्युफैक्चर होता है, किताब का मैन्युफैक्चर होता है, हेलमेट का मैन्युफैक्चर होता है, तो हम मार्कर का भी अलग प्राइस रखेंगे, किताब का भी अलग प्राइस रखेंगे, हेलमेट का भी अलग प्राइस रखेंगे, क्योंकि सारे प्रोडक्ट अलग अलग है। तो इसी को बोलते हैं मूल विभेदीकरण। अब तीसरा फैक्टर रिलेटेड टू प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। स्थान वितरण के माध्यम। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वस्तुओं को पहुंचाते हैं तो हमको यही पता करना पड़ेगा कि अपने वस्तुओं को पहुंचाने के लिए कौन सा हमको माध्यम सबसे अच्छा और सबसे सुटेबल रहेगा। हम बाई ट्रेन अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे, बाई शिप पहुंचाएंगे या बाई ट्रक पहुंचाएंगे, ये सारी चीजें भी हमको देखना पड़ता है। मध्यस्थों के संबंध में संस्था की नीति। हमारी जो मिडिल मैन है, जो हमारे प्रोडक्ट को एक थोक या होलसेल में खरीदता है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि उस कंपनी का नीति निर्धारण कितना है, ताकि आने वाले समय में जो कंपनी है उसको कोई दिक्कत ना हो और जो हमारा कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को खरीदता है उसके लिए भी कोई दिक्कत ना हो। उत्पाद के भंडारण में वित्त व्यवस्था। जब भी हम उत्पाद का स्टोरेज करते हैं तो स्टोरेज करने में हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितना पैसे खर्च होगा। जैसे कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, अगर आलू को स्टोर करती है तो आलू को स्टोर करने के लिए आलू 6 महीने बाद बिकेगा, तो उसको स्टोर करने के लिए कितने रुपए खर्च होगा जब तक सेल नहीं हुआ उससे पहले। तो ये सब सारी चीजें भी हमको पता करना पड़ेगा ताकि हमारे जो स्टोरेज है उसमें कोई दिक्कत नहीं, और स्टोरेज में स्टोरेज करने के लिए कितना जगह चाहिए, ये सब सारी चीजें भी एक व्यक्ति को, एक पर्सन को देखना पड़ता है। फैक्टर रिलेटेड टू प्रमोशन। अपने प्रोडक्ट का ज्यादा ज्यादा प्रमोशन करने के लिए क्या क्या चीजें विज्ञापन के माध्यम, जब हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो विज्ञापन के द्वारा पहुंचाएंगे, तो उसका माध्यम क्या होगा, हम टीवी में विज्ञापन देंगे या फिर हम पम्पलेट में विज्ञापन देंगे या फिर हम अखबार में विज्ञापन देंगे।
और उसके बजट का भी निर्धारण करेगी कि अगर हम टीवी में विज्ञापन देते तो कितने रुपए का खर्च आएगा, अगर हम अखबार में विज्ञापन देते तो कितने रुपए खर्च आएगा, पंपलेट के द्वारा विज्ञापन करते तो कितने रुपए का खर्च आएगा। ये सब सारी चीजें का भी निर्धारण करना पड़ता है। विक्रय संवर्धन बजट, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग करने के लिए उसमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उसका भी हम निर्धारण करते हैं, ताकि हमको सही एक अनुमान लग सके कि मार्केटिंग करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी हमको। विक्रय संवर्धन हेतु प्रयुक्त साधन, मार्केटिंग करने के लिए अपने प्रोडक्ट को एक ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, उसको मार्केट करने के लिए हमारे पास संसाधन क्या है, क्या रिसोर्सेस है, हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि किस रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि हमारे जो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। संस्था के प्रचार के साधन, जो संस्था का जो प्रोडक्ट है माउथ पब्लिसिटी के द्वारा जाने, या एडवर्टाइज टीवी में एडवर्टाइजमेंट देने के बाद जाने, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देती है तो ज़्यादा लोग उससे जानते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों का भी हमें निर्धारण करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।